जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। बंगाल के रण में क्या चल रहा है? क्या इस बार वोटिंग पैटर्न वही रहने वाला है जो पिछले 3 चुनावों से नजर आ रहा था, या फिर बंगाल के रण में पहले चरण का जो मतदान संपन्न हुआ है उसके जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है, तो नतीजे भी क्या चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त इससे भी बड़ा सवाल यह बन गया है कि इस बार बंगाल के खेला में मुस्लिम वोटरों का क्या रुझान रहने वाला है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। क्या मुस्लिम वोटर्स पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी एकजुट हैं या फिर इनमें बंटवारा हुआ है? इसी से तय होगा कि क्या इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या ममता की सरकार, ममता दीदी फिर से एक बार सत्ता में आएंगी, या वाकई बीजेपी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, साम दाम दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल कर लिया है, तो बीजेपी इस बार सत्ता झटक लेगी? क्या है गणित? इस बीच 152 सीटों पर करीब 90 से 95% वोटिंग किसी ने सुना नहीं इस देश के इतिहास में। इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, इतनी बड़ी वोटिंग बंगाल के इतिहास में जो हुई है, तो फिर 2 ही इसके मायने हो सकते हैं। या तो सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा, भयंकर लामबंदी, एंटी इनकम्बेंसी, या फिर अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए अभूतपूर्व जुनून। जुनून तो तय है, यह तो साफ दिखाई दे रहा है। 90% से 95% के बीच वोटिंग का पहुंचना यह बहुत बड़े जुनून को बता रहा है कि लोग, हर कोई वोट डाल करके अपनी सरकार बनाना चाह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसकी सरकार, कौन सी सरकार बनाना चाह रहा है, और उसमें एम फैक्टर क्या कर रहा है, और क्या इस बार मुस्लिम ही मोदी को जिताने वाले हैं? यह हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए एक एक करके। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी सनातन कार्ड खेल चुके हैं, और ममता का शक्ति प्रदर्शन लगातार सामने आया है। बीजेपी को चुनौती देती रही है ममता। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को पटखनी देती रही है। जब बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी तो किसने बाजी मारी है, इसका जवाब देंगे कौन? मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम वोटर्स के वोटिंग पैटर्न में ही छिपा है सारा राज, बंगाल की सत्ता का राज। क्या मुस्लिम, और सवाल क्या है मुस्लिम वोटों को लेकर के, इस बार पिछले 2-3 चुनावों में एकजुट होते चले गए, पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गए मुस्लिम वोटर्स ममता दीदी के इर्द गिर्द। लेकिन क्या इस बार कोई बिखराव है? इसी की चर्चा बंगाल ही नहीं देश भर में हो रही है। अब क्यों यह चर्चा हो रही है? पिछले सालों के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बंगाल की राजनीति की यह सबसे बड़ी हकीकत सामने आ जाएगी। समझिए कि कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी 30 सीटों से 215 सीटों तक का सफर तय करती रही है। इसके पीछे का फैक्टर भी मुस्लिम फैक्टर ही रहा है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ही रहा है, जो 30 सीटों से 215 सीटों तक ममता दीदी पहुंची। 2006 में ममता के पास सिर्फ 22% मुस्लिम वोट थे, जब उनकी पार्टी को सिर्फ 30 सीटें मिली थी, तो 22% मुस्लिम वोट मिले थे। मुस्लिम वोट उस वक्त बटे हुए थे कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में, और 30% मुस्लिम वोटों में से ममता को भी मिले थे। लेकिन 2011 में ममता के पक्ष में 22 से बढ़कर 35% वोट पड़े, तो सीटें बढ़कर 30 से 184 पहुंच गई। आप समझ सकते हैं, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण मतलब ममता की सत्ता। ममता ने सीधे सरकार बना डाली। कब? जब 2011 में मुस्लिम वोटों की वोट जितने भी पड़े उसके 35% सिर्फ ममता तक पहुंचे। लेकिन वहीं 2016 में मुस्लिमों का भरोसा 51% तक पहुंच गया, यानी 51% मुस्लिम वोट दीदी को मिले, तो सीटें और उछल गई, 184 से सीधे 211 पर पहुंच गए, और बड़ी जीत ममता बनर्जी की हुई। किसकी बदौलत? मुस्लिम वोटों की बदौलत। और फिर आता है 2021 का साल। यह भरोसा, यानी मुस्लिम का भरोसा अपनी चरम पर पहुंच गया ममता दीदी को लेकर,
और ममता बनर्जी की टीएमसी को 75% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिए। तो नतीजा क्या रहा? सीटें और बढ़ी और जो 2016 में 211 सीटें थी वो 2021 में इस 75% मुस्लिम वोटों की बदौलत 215 पर पहुंच गई। तीसरी बार ममता सत्ता में पहुंची। साफ है 154 मुस्लिम बहुल सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर 20% से लेकर के 85% तक मुस्लिम आबादी है। 154 मुस्लिम बहुल सीटें, और यही सीटें जो 150 से ज्यादा सीटें हैं ममता बनर्जी के लिए सत्ता का लगातार शॉर्टकट रही हैं, सत्ता को इंश्योर करती रही, इंश्योरेंस रही है सत्ता के। लेकिन क्या जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है 2026 में, क्या ममता के इस अभेद्य किले में कोई सुराख हुआ है? क्या दरारें पैदा हुई हैं? जो शॉर्टकट रहा है उसमें कोई बिखराव आया है? मुस्लिम वोटों के पैटर्न में क्या इस बार बदलाव आया है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है। तो अब इसके पीछे के फैक्टर्स को समझिए तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। क्या मुस्लिम अगर बिखर रहे हैं तो मतलब मोदी को जिता रहे हैं। मुस्लिम अगर एकजुट हैं तो ममता की जीत फिर से पक्की हो जाती है। तो खेल क्या चल रहा है? कौन सा खेला हो रहा है? 2021 में जो मुस्लिम समाज एकमुश्त टीएमसी के पीछे खड़ा था, वो आज 3 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। सबसे पहले आईएसएफ और नौशाद सिद्दीकी का फैक्टर है। दक्षिण 24 परगना और मालदा मुर्शिदाबाद में आईएसएफ ने टीएमसी के सॉफ्ट वोटर्स में बड़ी सेंध लगाई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी ममता के वोटों में यहां बंटवारा हो जाता है। हुमायूं कबीर और बाबरी का कार्ड है मुर्शिदाबाद के इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, यानी सबसे ज्यादा पुख्ता सीटें ममता की रही हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद वाला बयान और बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, और ये इस पर काम भी चल रहा है, काफी हद तक काम हो चुका है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, पूरे कैंपस में ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कुछ ही महीनों में हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि वो मस्जिद को तैयार कर देंगे। तो क्या ये कितना असर डाल रहा है? मुस्लिम वोटों को कितना ममता से अलग कर रहा है, उनकी अब खुद की तरफ जोड़ रहा है। वो खुद अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो क्या उस तरफ मुस्लिमों का रुझान है? हालांकि बीच में उनके ऊपर आरोप भी लगे, कैश कांड भी हुआ, लेकिन क्या मुस्लिम वोटर्स जिस तरीके से उमड़े थे, बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर एकजुट हुए थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या वोटों में तब्दील भी हो रही है? यह बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। और दावा यही किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से कि मुस्लिम वोटर्स कम से कम उनके इलाके में उनके साथ हैं। तो यह भी क्या डेंट दे रहा है ममता बनर्जी को। फिर ओवैसी की भी एंट्री हुई, मुस्लिम युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी। ओवैसी लगातार पूरे देश में मुस्लिम युवाओं में खास करके अपनी पैठ बढ़ाते जा रहे हैं। हैदराबाद से महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शन से लेकर के बिहार के चुनाव में आप देख चुके हैं। तो क्या ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम युवाओं में भी के पैटर्न में, वोटिंग पैटर्न में बदलाव ला दिया है? बहस तो नजर आ रही है। भले ही ओवैसी ने हुमायूं से दूरी बना ली हो, लेकिन वोट कटने का डर टीएमसी को जरूर सता रहा है। अब इस सब के बीच में ये 3 पार्टियां या 3 चेहरे जो आपको हमने बताए मुस्लिम, अगर ये तीनों की तरफ 3 इलाकों में वोट बढ़ते हैं तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी को। इस सब के बीच में वोटर लिस्ट का बड़ा विवाद रहा है, एसआईआर का। इस एसआईआर में 34% मुस्लिम नामों का हटना टीएमसी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, क्योंकि इसका सीधा असर आज की 90% वोटिंग में दिखा है। यह जो एसआईआर में 34% मुस्लिम नाम हटे हैं, इसको लेकर के बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि ये घुसपैठिए थे, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम थे और इनके पास वैलिड कागजात नहीं थे, इनको वोटर बनाया था ममता बनर्जी ने ताकि उनको फायदा मिल सके। तो क्या
आज जो 90+% वोटिंग हुई है उस पर भी इसका सीधा असर दिखा है। बिहार में यही पैटर्न दिखा था, वोटर कम हुए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और यह स्वाभाविक बात है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कम हो जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस कम हो जाएगा वोट का। 100 वोटर थे, उसमें से अगर 60 ही रह गए तो 100 में से अगर 80 डाल रहे थे तो 80% हो गए। लेकिन 60 में से अगर 50 भी डाल रहे हैं तो फिर सीधा वो परसेंटेज 90 के पार चला जाता है। अब बिहार में यही पैटर्न दिखा, वोटर कम हुए तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। बंगाल में भी ये दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यही वजह है या फिर ध्रुवीकरण वजह है, पोलराइजेशन वजह है? दोनों ही खेमों ने जोर लगा दिया है, पूरी ताकत वोटर्स ने भी झोंक दी है। ठीक उसी तरह जैसे दोनों खेमों ने पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिखा था कि पूरी ताकत लगा दी थी, तो वोटर्स ने भी, दोनों के समर्थकों ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अब इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि अगर 75% मुस्लिम वोट बैंक में से 10 से 15% भी आईएसएफ, हुमायूं कबीर, एआईएमआईएम, ओवैसी या निर्दलियों की तरफ चला जाता है, जो 75% मुस्लिम वोटर्स अभी तक पिछले चुनाव में ममता को वोट करते रहे थे, उनमें से 10-15% भी अगर खिसके तो फिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का जीत का मार्जिन अपने आप बढ़ जाएगा, जंप कर लेगा। देखने में 1% कम लग सकता है, लेकिन विनिंग मार्जिन को बहुत बढ़ा देगा। और यही वो खेला है जो इस बार मोदी को बंगाल में बड़ी जीत की तरफ ले जा सकता है, जिसका दावा कम से कम बीजेपी कर रही है। और यह अगर हुआ है, इसके साथ समझिए कि हिंदू ध्रुवीकरण भी, सनातन का फैक्टर भी, यह भी एक बड़ा खेला किया गया है। 90% वोटिंग का दूसरा पहलू जो है वो हिंदू ध्रुवीकरण है। क्या हिंदू एकजुट हो गए हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनकर उभरा। घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने बनाया। एसआईआर में जो नाम कटे तो बीजेपी ने यही बताया कि ये घुसपैठिए थे, और वहीं अब तक आप का हक मार रहे थे, जिसकी वजह से ममता जीतती थी। तो अब जब 90-95% वोटिंग हुई है, तो क्या इसमें बंगाल के हिंदू एकजुट हो गए हैं? उनका ध्रुवीकरण हो गया है? शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में साफ कहा कि अगर बीजेपी नहीं आई तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। चुनाव के दिन और मोदी बेलूर मठ पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हुई है, और इतनी तादाद में वोटिंग, ऐतिहासिक वोटिंग, अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग बता रहा है कि ध्रुवीकरण तो है, जनता में जुनून तो है। किसके पक्ष में, किसके खिलाफ, यह 4 मई को पता चलेगा, लेकिन ध्रुवीकरण है। और हिंदू वोट अगर भी ध्रुवीकरण हुए हैं तो उनकी तादाद ओवरऑल फिर बढ़ जाती है। हटाए गए 91 लाख नामों में से 63% हिंदू हैं। बीजेपी इसे एक साजिश के तौर पर पेश करके हिंदुओं को अस्तित्व की लड़ाई के नाम पर एकजुट करने में जुटी थी चुनाव के दौरान। क्या इसका भी असर हुआ है? बेलूर मठ से क्या संदेश पीएम मोदी ने दिया? पहले चरण की वोटिंग के दिन बेलूर मठ जाना यह सिर्फ धार्मिक मकसद नहीं था, बल्कि शहरी और भद्र लोग हिंदुओं को एक बड़ा सांस्कृतिक संदेश देने की कोशिश थी। झाल मुरी का मुद्दा, बीजेपी के नेताओं का बैठकर मछली खाना, क्योंकि ममता ने सवाल उठाया था कि बीजेपी अगर आई तो मछली मांस बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो होती रही हैं वो पोलराइजेशन के लिए होती रही हैं, ध्रुवीकरण के लिए होती रही हैं, कि मुस्लिम वोटर्स ममता दीदी के साथ पोलराइज्ड हैं तो हिंदी वोटर्स बीजेपी के साथ पोलराइज्ड हो जाएं। इसकी तमाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोटर भी बट गए तो फिर खेल आसान हो जाता है बीजेपी के लिए। और क्या इस बार यह हुआ है? अगर मुस्लिम वोट बढ़ रहा है तो हिंदू वोट सनातन के नाम पर एकजुट हो रहा है, तो फिर गणित सीधा हो जाता है कि बीजेपी को उन 140 सीटों पर बड़ी बढ़त मिल सकती है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक नहीं है। तो फिर 4 मई का सस्पेंस तो बरकरार रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग के नतीजे वोटों की गिनती से ही आते हैं। ना आप इसके बारे में साफ साफ कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर पावर एनालिसिस क्या है? तो आज की 90% वोटिंग ये बताती है कि जनता खामोश नहीं है। हर कोई वोट डालना चाहता है। पूरे देश से
बंगाल के लोग भर भर करके बंगाल पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो वोटिंग के दौरान आज हिंसा की भी बड़ी तस्वीरें आई और ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं, जानकार ये कहते हैं कि सत्ताधारी दल के भीतर एक छटपटाहट है। जब जब मुस्लिम वोट बैंक दरकता है तो बंगाल में हिंसा बढ़ती है, क्योंकि टीएमसी के लिए इन वोटों को बचाना जीवन मरण का सवाल होता है। तो क्या हिंसा भी कोई संकेत दे रहा है? 2021 में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों की एकमात्र वारिस थी, लेकिन 2026 में ओवैसी, नौशाद सिद्दीकी, हुमायूं कबीर ने उस विरासत में अपनी हिस्सेदारी मांग ली है। क्या मुस्लिमों ने इनकी सुनी है? या फिर मुस्लिम वोटर्स जो एक पैटर्न पे वोटिंग करते हैं, जीतने वाली पार्टी के साथ आमतौर पर जो ट्रेंड दिखा है, एंटी बीजेपी जीतने वाली टीम को या पार्टी को वोट करती है, वही पैटर्न इस बार भी दोहराया है। और इतनी बड़ी वोटिंग के पीछे एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर यह भी हो सकती है दोस्तों, कि तमाम वोटर्स, अगर एक तरफ हिंदू वोटर्स पोलराइज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स भी पोलराइज होकर के वोट कर रहे हैं, और इसलिए 90% से ज्यादा वोटिंग। तो फिर खेल बदल जाता है। लेकिन इस सबके बीच में इस चुनाव में कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसका भी नुकसान हो सकता है टीएमसी को। कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी है, तो 70 उम्मीदवार मुस्लिम उतार दिए, यानी मुस्लिम वोटों पर उसकी नजर है। वहीं से रास्ता नजर आ रहा है कांग्रेस को भी। कभी मुस्लिम के वोट, तमाम मुस्लिम कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उनको फिर से एक बार अपने पाले में लाने की कोशिश है। लेकिन इसका नुकसान टीएमसी को हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषणों में इसका जिक्र भी किया है। कहा है कि एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन बंगाल चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, यह तंज भी किया है ओवैसी ने। तो अब सारी कहानी का लब्बो लुबाब यह है कि मुस्लिम वोटों का यह बिखराव सीधे तौर पर मोदी के लिए रास्ता खोल सकता है। अगर यह बिखराव है, अगर मुस्लिम वोट बटे तो 4 मई को बंगाल में कमल खिलना तय है। लेकिन क्या वाकई मुस्लिम वोटों में सचमुच बिखराव हुआ है? इसका जवाब तो 4 मई को पूरा आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अगर पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं मुझे, या देश के किसी भी हिस्से में देख रहे हैं, तो आपकी राय में क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सा खेला हुआ है? क्या एकजुट रहकर मोदी को हराएंगे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स इस बार भी पिछले चुनावों की तरह ममता को सत्ता में लाएंगे, या बट करके बीजेपी के लिए रास्ता साफ करेंगे? क्या कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स इस बार पश्चिम बंगाल में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये जानकारी अच्छी सही लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं अगले वीडियो में।